अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीन। भली करे आया जी आया नू बशत के बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ रमज़ाई। नया दिन नई सुबह नया अज़म के साथ हाजिर है। प्रोग्राम में कई मौज़ूआत पर बात करेंगे, लेकिन अच्छी बात शामिल कर लेते हैं। और आज की अच्छी बात यह है कि इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक वो खुद हार ना मान ले। यानी कि पंजाबी में आप कहना चाह रही हैं कि मोले नू मोला नहीं मारता, मोले नू कोई नहीं मार सकता जब तक मोला अपने आप को खुद ना मार ले। तो आपकी डिफ़ीट और आपकी विक्ट्री सब कुछ यहाँ पे है, हाँ, लेकिन हमारी जो विक्ट्री है वो आके नहीं दे रही है ऑस्ट्रेलिया में। ऐसा क्या हुआ है? वर्ल्ड नंबर 1 ओपनिंग जोड़ी नाकाम हो गई है, मिडिल ऑर्डर भी कोई तीर नहीं मार सका है। वर्ल्ड T20 में शाहीन जिम्बाब्वे की कमज़ोर टीम से शिकस्त खा गए हैं। ये दिन भी हमने देखना था और ये दिन हमने देख ही लिया है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके अलावा अगर इसी मैच की बात करें तो वो हम बिल्कुल बात करेंगे कि सना शान मसूद के सिवा कोई बल्लेबाज ना टिक सका। पाकिस्तान मुसलसल दूसरा मैच भी हार गया। शो में आज इस शिकस्त और इसके ज़िम्मेदारों पर बात करेंगे कि क्या वजूहात है कि टीम मुसलसल परफॉर्म नहीं कर रही, वो हार रही है। इसके अलावा शो में एक ऐसी खातून से भी मिलवाएंगे जो पेशे से तो डॉक्टर थी, लेकिन उन्होंने लोगों का इलाज करने के बजाय उन्हें बर्गर खिलाने लगी हैं। उन्होंने ये काम क्यों शुरू किया, इस पर भी बात करेंगे। चाय के ढाबे पर मौसीकी की महफिल से जाने वाले बंगाली फनकार पर भी रिपोर्ट दिखाएंगे कि कैसे वो लोगों से दाद समेटता। और इसके अलावा कराची में सजने वाले बैनुल-अक़वामी आर्ट फेस्टिवल के बारे में भी बताएंगे और नामवर आर्टिस्ट से भी बात करेंगे। स्वात में 2 माह कबल सैलाब से तबाही आई थी, अब पहाड़ों पर बर्फबारी हो चुकी है और सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात ऐसे में मजीद बढ़ गई हैं। शो में मुतासरीन का अहवाल भी आपको बताएंगे और स्टोरीज भी शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले फैसल, T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिकस्त पर शिकस्त की बात कर लेते हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा कि हम आखिर कर क्या रहे हैं, क्या वजूहात हैं कि मैच मुसलसल जो है हमारे हाथों से निकल ही जाता है। तो 22 करोड़ लोगों को भी नहीं आ रहा हर पाकिस्तानी कंफ्यूज है, किसी को समझ नहीं आ रहा कि जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को अपसेट कर दिया है। पड़ोसी मुल्क तो कह रहा है इसको आप अपसेट ना कहें, ये तो हारना ही था। ये दिन भी देखना था हमें। ग्रीन शर्ट्स को 1 रन से शिकस्त मिली है। पाकिस्तानी टीम T20 वर्ल्ड कप में मुसलसल अपना दूसरा मैच हार गई है। सेमीफाइनल में पहुंचना मुश्किल हो गया। बहुत से लोग कह रहे हैं कि आप ना पहुंचे, आप आ जाएं, यू डोंट डिज़र्व। कहानी जो है वो एक बार फिर ऐसे वैसे अगर मगर कुदरत के निज़ाम पे जा चुकी है। ज़रा पहले कल मैच की झलकियों से दिल जला लेते हैं, फिर इस पर आगे बात करेंगे। और ऐसे में कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ये कहते हैं कि बैटिंग लाइन ने कारकर्दगी नहीं दिखाई। डायरेक्टर स्पोर्ट्स समा शाहिद आफरीदी के मुताबिक पाकिस्तान की शिकस्त अपसेट नहीं, जिम्बाब्वे ने पहली गेंद से ही आला क्रिकेट खेली। ठीक है, बिल्कुल ये सारी सूरत हाल हमने देखी और किस तरह से पाकिस्तानी टीम जो है वो कल का मैच हारी। और जिम्बाब्वे मतलब ऐसी टीम जिससे फैसल हैरत की बात है कि हम हार गए। उम्मीदें यही थी और आज भी यही थी, दुआएं भी यही थी कि पाकिस्तानी टीम, लेकिन समझ नहीं आता कि आखिर बैटर्स जो है वो परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे हैं। रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशन तो हमारी ये थी कि हमने अच्छा जीतना है, नेट रन रेट बेहतर करना है, बारिश हो रही है, बाकी टीम्स पहले 10 ओवर में 100 रन बना रहे हैं और वी आर जस्ट फाइंडिंग द बॉल्स। अरे ये स्विंगों के अंदर आ गया, अरे ये स्विंगों के बाहर चला गया, तो हम ये कर रहे थे। बिल्कुल। आदिल अजहर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और उनसे बात कर लेते हैं कि सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। और इसके अलावा कादिर ख्वाजा भी हमें ऑस्ट्रेलिया से ज्वाइन करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। आदिल आज़ाद मौजूद हैं। क्या वजूहात हैं कि हम मतलब कल तो हम बड़े कॉन्फिडेंट थे और किसी को नहीं था यकीन कि हम कल का मैच हार जाएंगे, लेकिन हम फिर से हार गए। हाँ, मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग कल जब पाकिस्तान कल मैं अनफॉर्चुनेटली सेकेंड इनिंग अपनी कुछ पर्सनल मसरूफियात थी, मैं कहीं गया हुआ था, तो मैं रेडियो कमेंट्री फॉलो कर रहा था और आखिर में जब पाकिस्तान मैच हार गया तो मेरे जहन में अपने आज सुबह का यानी कल सुबह का कॉन्फिडेंस जहन में आ रहा था कि यार ये मैच तो पाकिस्तान जीत जाएगा। अब पता है इससे साबित ये होता है कि पाकिस्तान टीम के बारे में या तो आप इंतहाई ऑप्टिमिस्टिक हों या पेसिमिस्टिक हों। इन्होंने आपको जलील करने का बेड़ा उठाया हुआ है, बिकॉज कल का मैच वाकई आई थिंक इन हाइंडसाइट व्हेन यू लुक बैक बादियो नज़र में जैसे आप कहते हैं, आप जब ये मैच देख रहे थे तो इतनी बड़ी गलतियां। देखिए जिम्बाब्वे 180 रन स्कोर करके हमें हरा देता तो हम कह देते कि यार 180 इज़ अ बिग चेस। 130 रन आखिरी शायद 26 बॉलों पे 32 रन, आखिरी 3 बॉलों पे 3 रन,
नवाज़ खेल रहा है आपके पास, आपके 3 विकेटें बाकी हैं। आई थिंक अब देखिए वर्ल्ड कप में अभी मैं फैसल को सुन रहा था कि जी ये चांसेस और अब हमारी टीम को वापस बुला लेना, ज़ाहिर है वर्ल्ड कप तो हमको खेलना है। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है, इस फ्राइडे तक हमें काफ़ी हद तक, सॉरी संडे तक काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल इस वर्ल्ड कप, बिकॉज अब तो हम नेदरलैंड्स को हराने के भी लाले पड़ रहे हैं हमारे। लेकिन एक चीज़ जो है ज़ाहिर है, जिसका जब पाकिस्तान टीम वापस आएगी, जो बज़ाहिर लग रहा है कि अब नाकाम ही वापस आएगी, वो जो प्रोजेक्ट बाबर था, अब उसके बारे में ज़रा सवालात उठना शुरू हो जाएंगे। मैं इसको स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट बाबर इसलिए बोल रहा हूँ कि एक चलती हुई टीम चल रही थी, पाकिस्तान का एक कप्तान था, 11 सीरीज़ आपको जिताता हुआ आया था, अचानक श्रीलंका की एक सी टीम पाकिस्तान खेलने आती है जो पाकिस्तान को आके सीरीज़ हरा देती है। फैसल को याद होगा मैं किस सीरीज़ की बात कर रहा हूँ। हमें समझ में नहीं आया कि ये इतनी कामयाब दुनिया की नंबर 1 T20 टीम को अपनी होम ग्राउंड, होम कंडीशंस में श्रीलंका की इंतहाई वीक टीम के खिलाफ, ये जितने आज खिलाड़ी खेल रहे हैं उस ज़माने में डेब्यू उन्होंने किए थे, ये 3 साल पहले हुआ क्या था। फिर हमें पता चला कि जी ये कप्तान को हटाने का एक सिलसिला था जो शुरू हुआ है, और अब मुझे लग रहा है कि अब तो आप ये भी नहीं कह सकते बाबर इज़ अ न्यू कैप्टन। अब तो वो कोई 50-60 मैचेस की कप्तानी कर चुका है, लेकिन इस लेवल की गलतियां, फिर ये बात जी टीम सिलेक्शन, बाबर जितना पावरफुल कैप्टन है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की तारीख में बड़े अरसे बाद एक इतना पावरफुल कैप्टन है जिसको ऑल आउट आपने अथॉरिटी टीम सिलेक्शन से लेकर ऑन फील्ड डिसीजन की दी हुई है। देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग। मैं अभी आते हुए हाफिज नईमुर रहमान ऑफ ऑल द पीपल, उनका मैं ट्वीट देख रहा था कि उन्होंने कहा सरफराज को कैप्टन बनाया। मुझे नहीं पता कि सरफराज में आप वाकई लाके कैप्टन बनाया जा सकता है। मुझे जब से मैं आया हूँ ऑफिस से, बहुत से लोग, ये फैंस हमारे कह चुके हैं कि देगा कह रहा था ले आओ मैं उसको वापस। तो उसमें देखिए उन्होंने उनके ट्वीट में ये अच्छी बात मुझे लगी कि यार बाबर एक बड़ा प्लेयर है, लेकिन हमें वी हैव टू रिलीव द प्रेशर ऑफ हिम बिकॉज इट हैज स्टार्ट। देखिए दो चीज़ें, दो बयान, आई एम सॉरी मुझे पता है एक सवाल आपकी तरफ से आ रहा है, लेकिन 2 बयान मैं अपने रेडियो शो में बोल रहा था पाकिस्तान के लिए मुश्किल बन गए। दिस टू शैल पास। जब से ये हुआ है बिल्कुल जिसे कहते हैं ना वो फ्लिप हो गई है कंडीशन। कोहली के बल्ले से रन्स नहीं रोक रहे और हमारे बाबर से रन्स बन नहीं रहे। और दूसरा वो हमारे एक साहब ने कहा था कि अगर मैं सेल्फिश इनिंग खेलता हूँ तो अल्लाह मुझको जलील करेगा। बस ठीक है। इसके अलावा माजिद भट्टी भी हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं, और कादिर ख्वाजा भी हमें ऑस्ट्रेलिया से जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं। भट्टी साहब, हम फिर से मैच हार गए, क्या लगता है? क्या वेदर कंडीशंस हैं? बैटर्स भी काम नहीं कर रहे, बॉलर्स कितनी बॉलिंग अच्छी कराए अगर बैटर्स ही परफॉर्म ना करें तो? देखें, अदील अजहर जो हैं वो इतना ज़बरदस्त उन्होंने समअप किया है, और लोगों का तो दिन का आगाज़ अदील अजहर का प्रोग्राम रेडियो पे सुन के होता है, लिहाजा अब हमारा तज्जिया मेरे ख्याल में इतना मैटर नहीं करता। आपका हुस्न ज़न है सर, आपका हुस्न ज़न है। लेकिन देखें ये तो ऑन द लाइटर नोट था, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, सबसे बड़ी बात है अदील फैसल कि हमारी नीयतें साफ नहीं है। हम बेताशा आपके कई शोज में, मैंने अदील अजहर और सवेरा पाशा के कई शोज में जो नुक्ता बार बार उठाया है वो है मिडिल ऑर्डर बैटिंग का। ये टीम 2 बैसाखियों पे खड़ी हुई थी, एक थे बाबर आजम, एक थे मोहम्मद रिजवान। वो बैसाखियां जब कमजोर हुई, गिरना शुरू हुई, तो आप देखें कि कल टीम भी लड़खड़ा गई, और पाकिस्तान जैसी टीम अगर जिम्बाब्वे के खिलाफ 130 रन नहीं बना सकती, तो मेरा ख्याल में ये जो हम दुआएं कर रहे हैं कि सेमीफाइनल खेल जाए, हम हिसाब किताब लगा रहे हैं कि किस तरह सेमीफाइनल खेलेंगे, मेरे ख्याल में हमें ठंडे दिमाग से बैठकर ये सोचना चाहिए कि हमारे साथ हुआ क्या है। थोड़ी देर पहले हाफिज नईमुर रहमान की ट्वीट की अदील बात कर रहे थे, मैं डैरन सेमी का ट्वीट देख रहा था, चूंकि वेस्ट इंडीज में कुछ घंटे पहले सुबह हुई है, तो डैरन सेमी जब सो के उठे, जो 2 बार वेस्ट इंडीज को वर्ल्ड कप जितवाने वाले कप्तान हैं, तो वो भी हैरान और परेशान है कि होगा क्या इस वर्ल्ड कप में। तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान की ये टीम, मिडिल ऑर्डर के मसाइल थे। आप देखें बहुत ज्यादा हम लोग अपने प्लेयर्स को मीडिया पर एक्सपोजर दे रहे हैं। एक 50 रन क्या बना दिए इफ्तिखार अहमद ने इंडिया के खिलाफ। उसके बाद जो हार्ड हिटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने 2 दिन पहले की है, उन्होंने सोशल मीडिया की धज्जियां उड़ा दी, अपने नाकदीन के खिलाफ बात की। भाई आप हेड डाउन करें, आप इंतसारी से काम लें, आप कोई मैच तो जितवाएं। अब शान मसूद का केस फैसल मैंने आपके प्रोग्राम में बहुत ज्यादा लड़ा है, अदील अजहर के प्रोग्राम में बहुत ज्यादा लड़ा है, लेकिन शान मसूद कल उनके पास हीरो बनने का चांस था। पिछली 3 50s पाकिस्तान तीनों मैच हार गए,
कल जब उन्होंने एक टोन सेट की, मैच को बनाकर आगे ले जा रहे थे, उसके बाद वो स्टंप होकर चले गए। मेरे ख्याल में मिडिल ऑर्डर बैटिंग जो हमारी है वो इतनी वनरेबल हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग है कि इस मिडिल ऑर्डर बैटिंग के साथ, जिसमें इफ्तिखार अहमद भी हैं, जिसमें शान मसूद भी हैं, जिसमें आसिफ अली भी हैं, मेरा ख्याल में अगर बाबर और रिजवान स्कोर नहीं करेंगे तो फिर ये पाकिस्तान की टीम आगे नहीं बढ़ेगी। मेरा ख्याल में अब सेमीफाइनल तो दूर की बात, इतवार को पहले तो ये दुआ करें कि हम किसी तरह नेदरलैंड को हरा दें। किसी तरह ऐसा ना हो कि 2016 के T20 वर्ल्ड कप वाला हमारा हाल हो जाए। मेरा ख्याल में आप मुझे अदील फैसल ये बता दें कि दुनिया का कौन सा ड्रेसिंग रूम है जिसके ड्रेसिंग रूम की वीडियोस आती हैं कि मैच हारने के बाद कप्तान जो है वो खिताब कर रहे हैं और बड़ा जज्बाती खिताब है, जी मोहम्मद नवाज मेरा प्लेयर है। ठीक है, मोहम्मद नवाज पाकिस्तान का प्लेयर है, वो पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, पाकिस्तान ने उसको इज्जत दी, पाकिस्तान ने पैसा दिया, लेकिन मीडिया हाइप क्रिएट करके दुनिया की कोई भी टीम ग्राउंड में परफॉर्म नहीं कर सकती। ग्राउंड में आपकी परफॉर्मेंस मैटर करती है। वैसे भट्टी साहब, मैं तो कल ये ट्वीट भी किया था कि अब मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आज की कोई वीडियो ज़रा शेयर होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि पीसीबी ने आज कल रात कोई ड्रेसिंग रूम की वीडियो शेयर की है। मेरे ख्याल से शुरू में भट्टी जी सॉरी एक मैंने अभी टिकटॉक पे चंद सेकंड की एक वीडियो देखी कि शादाब खान कहीं रो रहे हैं और उनको एक साहब उठाने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, बिल्कुल रोना, हम लोग हजारों मील दूर बैठे हुए कराची में रोने वाला हमारा माहौल बन गया। वो तो जाहिर है टीम के मेंबर थे, तो मेरा ख्याल में लेकिन भट्टी साहब ये अपना रोने धोने से ना गेम आगे चले गई। मैं चाह रहा हूँ कादिर ख्वाजा के पास चले। कादिर ख्वाजा, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, बताइए भैया, बताइए ये क्या हुआ है कल? आप तो वहाँ थे और आपने वहाँ पे दीगर सारी चीज़ें देखी हैं ऑन ग्राउंड, क्या फील किया आपने? ये हुआ क्या है? लड़के क्या कर रहे थे? क्या बॉल वाकई इतना ज़्यादा स्विंग हो रहा था कि बाबर के पल्ले नहीं पड़ रहा था, रिजवान उसको मिडल नहीं कर पा रहे थे? इतनी डेंजरस बॉलिंग की है क्या सिकंदर रजा ने कि जिस पे हैदर अली सीधे बॉल पे एलबी हुआ है? सीधे बॉल पे कौन एलबी होता है कादिर? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान टीम ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी और आसान हरीफ समझकर पाकिस्तान टीम मैदान में उतरी थी और पाकिस्तान टीम ये समझ रही थी कि कंप्यूटराइज तौर पर जो है वो स्कोर हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। जब कोई टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करती है तो उसमें कोई ना कोई दम होते हैं जो वो टीम खेल रही होती है। आप कभी भी, मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ, अदील के प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ, बारहा मरतबा कह चुका हूँ कि पाकिस्तान जिम्बाब्वे और नीदरलैंड के खिलाफ सोच समझ कर खेले। ये वो मैच है ये जो उनको अपसेट भी कर सकते हैं और वो उसी तरह ही हुआ। कल हमने देखा है मैच, शुरू में जब ओवर करवाए गए, शाहीन से पहला ओवर करवाया, उसको रन कंसीड हुए, उन्होंने आपके ऊपर अग्रेसिव अप्रोच के साथ आए। आप ये देखें, आप हमेशा छोटी टीमों के खिलाफ भी डर के खेलते हैं। आपके दिलों में डर बैठ गए हुए हैं कि हम आउट ना हो जाएं। आउट तो वैसे भी आपने होना है, तो उसके आप ये अच्छा नहीं है कि आप अपनी स्ट्राइक रेट भी बेहतर करें, आप अग्रेसिव क्रिकेट खेलें ताकि जो है वो लोग भी ये समझे कि जी लड़के आउट हुए। ऐसे थोड़ी होता है कि हैदर अली आपने डाल ली है सिर्फ इस बुनियाद पर कि न्यूजीलैंड में जो ट्राई नेशन सीरीज थी उसका फाइनल हमें हैदर अली ने जितवाया। एक मैच के बलबूते पर हैदर अली जो है वो कल का मैच भी खेले और इंडिया के खिलाफ भी खेले। आप ये देखिए, आसिफ अली का नुकसान थोड़ा सा हमें हुआ। आसिफ अली और हैदर अली अभी फिलहाल एक ही कैटेगरी के प्लेयर हैं, दोनों वापस आने में हैं और दोनों का मुकाबला है कि कौन पहले डगआउट में वापस जाएगा। तो आप ये देखें कि हैदर अली दोनों इनिंग में उनका स्कोर देख ले, सिर्फ और सिर्फ कप्तानी और मैनेजमेंट, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ले डूबी हैं और कप्तान की जिद जो है वो हमें ले डूबी है कि ओपन उन्होंने आना ही आना है, ओपन के नीचे जो है वो वन डाउन में वो नहीं आ सकते। तो आप ये देखें कि अपनी टीम के लिए सरफराज अहमद, ये भी बात की है अदील ने कि आफत नईम रहमान ने ट्वीट किया है। देखिए, सरफराज अहमद जो कप्तान थे वो अपने आप को थोड़ा नीचे कर लेते थे, जो उनको लगता था कि प्लेयर ऊपर खेल सकता है उसको ऊपर भेजते थे। ये कुर्बानी देनी पड़ती है। ये आप लोग तब दें जब आपके अंदर कोई दिल हो, जिगरा हो, उस वक्त आप जो है वो उसके लिए अपनी टीम के लिए सोचें, तो फिर आप आते हैं। कल जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान टीम ओवर कॉन्फिडेंट होकर अपना जो है वो नुकसान करा बैठी है। और कल हमें देखा है कि शाहीन अफरीदी जब बॉल कर रहे थे, उनके दिमाग में जब एक चीज बैठ चुकी है, आप वर्ल्ड कप में चांस ले रहे हैं यार,
आप वर्ल्ड कप में जब मेन मैचेस हैं उस पे शाहीन को आप एक मैच में ड्रॉप करते हैं, हसनैन को ऊपर शामिल करते हैं, वसीम जूनियर को शामिल करते हैं, हमारे पास तगड़ी बॉलिंग लाइनअप होती। आप बॉलिंग तो चलें 130 तक उन्होंने रोक लिया। बैट्समैन आप देखिए कि बाबर नहीं चल रहे, रिजवान नहीं चल रहे, फिर उसके नीचे शान ने थोड़ा सा बैटिंग को जो है वो संभाला है, और उसके बाद जो है वो जो आता जा रहा है साथ, वो जल्दबाजी करते जा रहे हैं। कोई भी और थोड़ा सा डिसीजन उस वक्त होते हैं जब नवाज को ऊपर भेजना वाला होता है, जब नवाज को नीचे भेज देते हैं। तो कल नवाज को थोड़ा ऊपर भेजना चाहिए था ताकि हमारे जो है वो रन्स होते रहते, हमारे रनिंग बिटवीन द विकेट होती रहती। आप देखें एंड पे जो गलती हुई, जब एक बॉल पे चाहिए था 3, उसके बाद 2 बॉलों पे 3 चाहिए था, उसके बाद फिर जब ये आउट हुए नवाज, एक बॉल पे 3 चाहिए था, आपने हाफ फिट शाहीन को भेज दिया। शाहीन के दिमाग में बैठी हुई एक चीज कि वो रन नहीं ले सकता, वो दौड़ नहीं सकता। तो आपने जब हारिस रऊफ को रखा हुआ है, नसीम शाह को रखा है, जो रनिंग बिटवीन द विकेट तेज कर सकते हैं, बिल्कुल जो रनिंग बिटवीन द विकेट तेज कर सकते हैं, उनको भेजे ताकि उनसे हाफ हिट भी हो जाए तो वो 2 ले ले। कादिर, ये मेरे ख्याल से बहुत, ये सबसे अहम बात आपने की है, और ये शायद मेरी भी ज़हन में नहीं आया था कि हमारे पास पीछे नसीम शाह गिमिक्स अपनी दिखा चुके हैं ना, वो अफगानिस्तान के खिलाफ। हारिस रऊफ भी एक टुल्ला मार देता है, लेकिन हमने भेजा फिर ऐसे बंदे को कि जो बॉलिंग में भी पूरा रन अप नहीं कर रहा। अब प्रॉब्लम यह है अदील भाई, अब सीधी साफ हमें बात नजर आ रही है गेम प्लान। गेम प्लान बाकी टीम्स नेट रन रेट को देखते हुए कर रही हैं, बारिश को देखते हुए कर रही हैं। वी डोंट हैव गेम प्लान, वी आर स्टिकिंग टू अलमिया नवाज आज जिता दे, अलमिया शदाब आज जिता दे। मैंने कहा था ना आपको कि ये इमारत गिरेगी और ये गिरी। आप हैदर अली को क्यों डाला हुआ है? जब आपने उसको मुश्किल सिचुएशन नहीं देनी और आपने उसको ऐसी सिचुएशन देनी कि जहाँ उसको बता दिया गया कि तू बेटा शादाब से आएगा नीचे, तो उसका मेंटल स्टेट यही होगा ना कि वो शादाब से नीचे की खेलेगा। वी डोंट हैव एनी गेम प्लान। अच्छा, अब आप देखिए, हम अपने शो में भी बात अक्सर करते रहते हैं और हम मजाकन अजरान मजाक ये बात करते रहे, लेकिन अब तो काफ़ी हद तक ये हकीकत ही। तो पाकिस्तान में मसला ये है कि हर मजाक हकीकत ही बन जाता है। हम ये कहते थे कि बाबर एक फर्रा अपने साथ रखता है कि जिसमें गेम प्लान लिखा हुआ होता है, मैं ये करूँगा ये करूँगा। अब आप ये देखिए, अभी कादिर ने बड़ी अच्छी बात की, शाहीन हमें अंदाज़ा हो गया कि भाई वो इज़ नॉट मैच फिट, वो स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है जी। आपने ये देख लिया कि शादाब जब बॉलिंग कर रहा है तो उसको हेल्प मिल रही है थोड़ी बहुत। शादाब ने 3 विकेटें कल निकाली, शायद 23 रन मेरे ख्याल से दिए। बिल्कुल यार, तुम्हारे पास टीम में 2 और स्पिनर्स पड़े हुए हैं भाई, तुम शाहीन के ओवर्स उनसे मुकम्मल करा लो यार, कुछ कर लो। शाहीन को तुमने देख लिया, दोनों मैचेस में देख लिया, नहीं यार ही स्ट्रगलिंग, दे देंगे ब्रेक। अब नवाज ने कल बॉलिंग नहीं कराई, हालांकि देनी चाहिए थी, आपको देनी चाहिए इंडिया वाले। अच्छा, लाला हर प्रोग्राम में ये बोलते हैं कि यार इफ्तिखार इतना बड़ा बॉलर नहीं है जितना इसको बना दिया है आपने, ना ओवर देके। इफ्तिखार एक्चुअली एक जेन्युइन ऑलराउंडर था, वो ठीक है, अब उसकी टीम में जगह बनना ना बनना एक अलग बात है, लेकिन ऐसी का फुकदान। देखिए, प्लानिंग के अलावा मेरे ख्याल से एक फिक्स्ड प्लान आता है, और फिर देखिए फिर वही बात आती है। लेकिन वो जो फिक्स्ड प्लान आता है, ऑब्वियसली मैच में सिचुएशन ऊपर नीचे होती है, असल चीज यही है, उस वहां पर आप जो है उस प्लान को आगे पीछे करें। T20 तो फॉर्मेटिव वही है कि जहां पे आपकी, जिसे कहते हैं ना कि आपकी कॉमन सेंस का इम्तिहान हो जाता है, कि या आपकी एब्रप्टनेस इन डिसीजन का इम्तिहान आता है। अब सिर्फ बाबर को यहाँ पे ब्लेम करना, देखिए मैं फिर वही बात बोलता हूँ कि बड़ी गलत बात होगी यार। इतने बड़े बड़े महान दिग्गज हमारे 2000 इस सदी के बेहतरीन अजीम तरीन सकलैन मुश्ताक हमारे बॉलर बैठे हुए, मोहम्मद यूसुफ जैसा एक अजीम बैट्समैन बैठा हुआ है, फिर हमने वो मैथ्यू हेडन। मुझे वाकई ये लॉजिक समझ में नहीं आ रही है कि ये जो हम पीस मील बेसिस पे लाके बिठा देते हैं, भाई आए 4 हफ्ते के लिए टीम के साथ अटैच हो जाएं, इतने बड़े बड़े माइंड्स बैठे हुए, वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं? जो बात हमें समझ में आ रही है वो उनको क्यों नहीं समझ में? बहुत अच्छी बात की है। और अभी हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन हमारा पैनल हमारे साथ एक ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे, तो हम आपको बताएंगे कुदरत का फसाना। बारिश आती है, धूप होती है, सर्दी होती है, हाथ जाम हो जाते हैं। ये गली मोहल्ले की बात नहीं है, ये हमारे कोचिंग स्टाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं। क्या कुछ बातें हुई हैं, आपको सुनाएंगे एक ब्रेक के बाद। मुअद्दबाना गुजारिश है, ना धूप है ना बारिश है, बंदा बीमार है, आने से लाचार है। ये नज़म बहुत पुरानी थी और हम समझते थे कि शायद अब वो नज़म पढ़ के ख़त्म हो गई होगी, लेकिन ये नज़म हमें दोबारा सुनाई गई। और ये नज़म पाकिस्तान के कोचिंग स्टाफ की तरफ से हमें सुनाई गई, जब उनसे रिपोर्टर्स पूछते थे कि जनाब मिडिल ऑर्डर फंस रहा है, जनाब हमारी स्पिन बॉलिंग नहीं चल रही, जनाब शाहीन शाह अफरीदी को क्या हुआ, तो वो हमसे कहते थे कि सब छोड़ो, मेरा किस्सा सुनो। अदील अज़हर, धूप बारिश, गर्मी, सर्दी, खिज़ा, बहार, दिन रात, शॉर्ट हवा में लगता है, हवा तेज हो जाती है और
मतलब जितनी और बातें हो सकती थी ना, वो सब हो रही। मुझे ये समझ में नहीं आता, दीज जेंटलमैन हैव कोच्ड इंटरनेशनल टीम्स, खास तौर पे सकलैन मुश्ताक। मैं ज़रा भट्टी साहब से इस पे बात कर लूँ। भट्टी साहब, आपने माशाल्लाह इतनी क्रिकेट कवर किया, आपने बोर्ड्स को कवर किया, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी हैं, इस तरीके की मज़हका खेज, बहानेबाज और कुदरत के निज़ाम वाली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आपने पहले कभी सुनी थी? अच्छा फैसल, आपने जो शेर सुनाया ना, तो ज़ाहिर हमारी इतनी हिस्स स्ट्रांग नहीं है, लेकिन मिर्जा गालिब के शेर का एक मिसरा में समझा आपको सुना देता हूँ, शायद इसमें ये आपको पूरी कहानी समअप हो जाए। मिर्जा गालिब ने बहुत साल पहले कहा था, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। तो मतलब ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है। अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं और आपकी टीम ने बुरा परफॉर्म किया है, तो लॉजिक के साथ डिस्क्राइब करें। देखिए, ये हमारी क्रिकेट के इतने अनफॉर्चुनेट वाकयात हैं। मैं आपको एक पुराना वाकया सुनाऊं। अदील अजहर अक्सर मजाक करते हैं कि भाई भट्टी साहब के पास तो बड़ी कहानियां हैं। इंजमामुल हक जब पाकिस्तान के कप्तान थे, वो मुझे अक्सर बताया करते थे कि जिस दिन पाकिस्तान की टीम हार जाती है तो इंजमाम कहते थे कि हम बॉब वुलमर को इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं भेजते कि वो गोरा है और सच बोल देगा जाके। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि हमारे लोग जो हैं वो प्रोफेशनल तो नहीं है, लेकिन वो सच बोलने के लिए भी तैयार नहीं है, हकायक को तस्लीम करने के लिए भी तैयार नहीं है। शॉन टेट ने भी ये कह दिया कि जब मार पड़ती है ना, मैंने आगे भेज दें। मैं मेरा फैसल एक यहाँ पर ये नहीं कि पाकिस्तान की टीम आज सेमीफाइनल की दौड़ से हमें बाहर जाती हुई नजर आ रही है। मैं इस टूर्नामेंट से पहले भी कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान को वाइट बॉल के लिए अलग कोच बनाना पड़ेगा, और अगर किसी अच्छे फॉरेनर को, तगड़े कोच को ले आए तो हमारी इस टीम में अभी भी जान है कि ये टीम अच्छा कर सकती है। क्योंकि फॉरेनर जो हैं वो हो सकता है कि गलतियां करें, लेकिन दानिस्ता तौर पर जिस तरह हमारे लोग लाइकिंग डिसलाइकिंग पर टीमें बनाते हैं, मेरा ख्याल है फॉरेनर ऐसा नहीं करेंगे। आप देख लेंगे, मिकी आर्थर पाकिस्तान से गए, उन्होंने श्रीलंका की टीम को खड़ा कर दिया। हमने मिकी आर्थर की कदर नहीं की। हमने 2018 में, बल्कि 2019 के वर्ल्ड कप के बाद मिकी आर्थर को फारिग कर दिया। तो मेरा ख्याल में प्रोफेशनलिज्म, रमीज राजा जिस प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड रमीज राजा भी फॉरेन कोचेस की बात करते हैं, लेकिन ये जिस तरह लाया जा रहा है मैथ्यू हेडन को, आप बताएं कि 30-35 हज़ार डॉलर 15 दिन या 20 दिन के लिए देने से मेरा नहीं ख्याल कि कोई दुनिया में ऐसा मैकेनिज्म है। अगर पैसे से टीमें टाइटल जीतने लग जाती तो फिर ब्रुनाई, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ये जो अमीर मुल्क हैं, ये तो हर खेल में वर्ल्ड चैंपियन होते। मेरा ख्याल में एक प्रोसेस है खेल में, तो उस प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ेगा। इस तरह 20-20 दिन के लिए मेंटोर बना देने से टीमें नहीं बनेंगी। साहब, अब ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। कादिर ख्वाजा, जिस सिचुएशन से हम डर रहे थे, भाग रहे थे कि अल्लाह करे ये ना हो, अगर मगर वाली सिचुएशन, आखिरकार हम उसमें आकर फंस गए हैं। 2 मैचेस हम हार चुके हैं, आगे भी अब मैचेस है। साउथ अफ्रीका से हमारा मैच है, नेदरलैंड के साथ हमारा मैच है। क्या लगता है, क्या सिचुएशन है, कौन सी टीम जीतेगी, क्या होगा, ज़रा बताइएगा, क्या चांसेस है, हम आगे कैसे बढ़ेंगे अब? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान के पास चांस था एक आसान मैच जीतने के लिए। भारत के खिलाफ जो मैच था, इन्होंने खुद अपने हाथ से दिया, प्लेट में रख के दिया। कल जो मैच था, ओवर कॉन्फिडेंट होकर हमने उनको मैच दिया। अब जो बाकी 3 मैचेस हैं, उसमें अगर वगर की सिचुएशन है। जब पाकिस्तान टीम की या किसी भी टीम की कोई ऐसी कारकर्दगी होती है जिसमें अगर मगर की सिचुएशन आ जाती है, तो मेरा नहीं ख्याल, माजरत के साथ, कि उसको सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना चाहिए, क्योंकि वो डिजर्व नहीं करती है। बाद में जो दूसरी टीमें लड़ के आती हैं, जो जीत कर आती हैं, जो बाकायदा तौर पर मेहनत करती हैं, उनको वो डिजर्व करती हैं सेमीफाइनल के लिए, टॉप 4 के लिए। आप ये देखिए कि पाकिस्तान के पास अब ये अगर मगर की सिचुएशन है, दुआएं करें जी हम भी कल लोग। अब ये जो टीम है, इसमें रमीज राजा भी 12 मरतबा कह चुके हैं। हमें जब इंटरव्यू दिया, उन्होंने तब भी कहा कि हम लोग जो है वो जो दिल के मरीज़ हैं वो इस टीम को ना देखें। यार, आप लोग अपनी टीम को उतना काबिल बना दें कि वो दिल के मरीज़ भी बैठ के आराम से देखें, शुगर के मरीज़ भी आराम से देखें, हर बंदा जो है वो आराम से इस टीम को देखे, इसकी कारकर्दगी को देखे। कल ऐसे लोग थे, आप यकीन करें, वीकडे था,
अपनी लोग जो है वो रोजगार छोड़ के आए, छुट्टी करके आए बेचारे, जो लोग यहाँ पर काम करते हैं, स्टूडेंट यहाँ पर आए हुए थे स्टूडेंट वीजे पे, वो लोग छुट्टी करके अपना मैच देखने इनको चेयरअप करने आए, क्योंकि पर्थ में बहुत कम कम्युनिटी है, कम लोग हैं, पाकिस्तानी भी बहुत ज़्यादा कम है। तो आपने देखा होगा कल स्टेडियम खाली था, सिर्फ और सिर्फ 10% तक जो है वो आवाम थी और सारे पाकिस्तानी थे। 4, 5, 10 आप लगा ले जिम्बाब्वियन थे, उसके बाद सारे पाकिस्तानी। और आखिर में सबसे ज़्यादा खुश वही थे, प्रेसिडेंट भी। और आखिर में सबसे ज़्यादा खुश आवाम के साथ जब इस तरह करेंगे फैसल, तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान टीम जो है वो माजरत के साथ डिजर्व नहीं करती है सेमीफाइनल। ये बात बिल्कुल सही की आपने, और बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं, बहुत सारे लोगों के दिल अब वही शायकीन क्रिकेट जो है वो कितनी दुआएं फैसल मैं कादिर से एक सवाल जी पूछ सकता हूं आपकी? जी प्लीज सर, प्लीज जी कादिर, ये बताएं कि फखर जमान की क्या फिटनेस पोजीशन है? सर हमने परसों देखा है फखर जमान को, तो फखर जमान भी जो है वो लड़खड़ा कर चल रहे थे और उनको करवा रहे थे, रिहैब करवा रहे थे, डॉक्टर भी वहाँ पर मौजूद थे, फिजियो भी थे, उनको प्रैक्टिस तो करवा रहे थे, कैचिंग प्रैक्टिस और रनिंग बिटवीन द विकेट की प्रैक्टिस करवा रहे थे, लेकिन उस तरह मुकम्मल तौर पर वो फिट नहीं दिखाई दे रहे। बहुत अच्छी बात ये, जब आपको भी पता होगा जब ये प्लेयर जब इंजरी से रिहैब करके आते हैं तो इनके दिमाग में एक चीज बैठ जाती है कि हम लोग इंजरी से आए हैं। शाहीन भी अब मुकम्मल तौर पर फिट है, उनके टेस्ट भी ठीक है, लेकिन उनके दिमाग में जो है वो एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि वो इंजर्ड थे और वो जब जोर लगाएंगे तो उनका घुटना जो है दोबारा इंजरी की तरफ चल जाएगा। तो ये चीज थी, हमें शाहीन को भी थोड़ा रेस्ट देना चाहिए था अगर ये मैचेस से इम्पोर्टेंट। ऊपर से हसनैन को आप नया बॉल करवाते तो आप जो है वो रिजल्ट दूसरा। ये शाहीन को आप नीदरलैंड्स लेके घूमते रहे जिस वक्त आपको उनको भेजना था, और अब हमारा मैच नीदरलैंड्स है, अल्लाह ही खैर करे क्या होगा। और ये जो बात की ना अभी फ़खर वाली, तो उस पर बस मुझे वो एक फिल्म का डायलॉग याद आ गया, मैं हॉकी का बहुत अच्छा प्लेयर था, फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन भाई बहुत अच्छे थे, वो मुझे टीम के साथ कैरी करके ले गए और वर्ल्ड कप में मुझे रिहैब कराया। रमीज राजा कितना अच्छा बोलते हैं जब वो कह रहे हैं कि हम मीडियोकर खेलते हैं, हम 90s खेलते हैं, काश के आज ही चेयरमैन होते। ओ ये है और अब ये कह रहे हैं कि देखें ये तो होगा, लेकिन देखें अगली जो पौध आएगी ना वो आपको सरप्राइज करेगी। फैसल, मोहम्मद वसीम आपको पता है कि चीफ सेलेक्टर बनने से पहले एक बड़े मकबूल टीवी प्रोग्राम में एनालिस्ट बन के डॉक्टर नुमान नियाज और ये राशिद भाई, ये लोग सब साथ बैठे होते थे, ज़बरदस्त बातें हो रही होती थी। अब जब वो टीम के चीफ सेलेक्टर बन गए तो उनको अंदाज़ा हुआ कि कितना कंस्ट्रेंट और कितना लेस एम्पावर्ड ये एक पोजीशन है, कितना आप कप्तान पे डिपेंड कर रहे होते हैं वो आपको क्या टीम, बिकॉज इस वक्त हमारी क्रिकेट टीम का एक थिंक टैंक है जो कि इस वक्त एक्चुअली टीम होता है। अच्छा, फिर हम दसियों ऐसी सकलैन मुश्ताक, आप देखिए ये भी टीवी प्रोग्राम में बैठते थे, हमारी तरह बैठ गए हम भाई, हम तो हमें तो क्रिकेट खेलने का कोई चांस ही नहीं है ना, हम तो कहीं कोच भी नहीं बन सकते हैं। ये लोग जब इन पोजीशंस में आते हैं तो उनको रियलिटी चेक्स मिलते हैं, यार मैं बातें क्या करता था और असल में रियलिटी है क्या। अब जिस दिन पाकिस्तान जूनियर लीग लॉन्च होने वाली थी उससे एक दिन पहले रमीज राजा साहब was kind enough that he gave time to a lot of TV channels and our show Games at Match was one of those programs जिस पे रमीज जो है वो लाइव आए थे और हमारी उनसे बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई थी। लेकिन PJL के हवाले से बात करने के बाद हमने कहा भाई अब आप हमारे साथ आए तो आइए ज़रा पाकिस्तान टीम के हवाले से भी बात करते हैं। तो सवेरा के मुझे याद है एक दो सवाल के ऊपर वो काफ़ी गुस्से में आ गए थे और नाराज़ भी हो गए थे और पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी के जी उन्होंने कहा कि जी खिलाड़ी प्रेशर में आप लोगों की वजह से आते हैं बिकॉज आप लोग उनको अनड्यू क्रिटिसाइज़ करते हैं एंड ऑल। मुझे नहीं पता, देखें जी हम एक सिंगल स्पोर्ट वाली नेशन है। ये अरशद नदीम जेवलिन थ्रो वाले इवेंट्स हमारे 2-3 साल में एक दफ़ा आते हैं कि कौम का फोकस जो है वो शिफ्ट हो जाता है। जो कौम एक स्पोर्ट खेलती है उसमें परफॉर्मेंस भी आपकी उतनी ही माइक्रोस्कोपिकली जो है ना वो आपकी ऑब्जर्व हो रही होगी। मैं ये समझता हूँ दैट देखिए अब प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ इज़ अ कैच, इज़ अ बिग इशू, और वो ये है कि देखें अब पाकिस्तान एंड कादिर के कादिर बाय द वे हमारे बड़े होनहार जर्नलिस्ट में से हैं और बहुत तेज़ी से ऊपर आने वाले जर्नलिस्ट में से हैं, लेकिन ये पाकिस्तान टीम के बारे में बहुत पॉजिटिव होते हैं हमेशा। अक्सर मैं इनसे कहता हूँ यार पास कर दो यार, लेकिन ये इतना डिप्रेस कल जिसका मैंने यूट्यूब क्लिप भी देखा, अवाम भी फिर सही जायज़ उम्मीदें लगाती है ना, मैं ऑनेस्टली बता, फैसिलिटीज इतने पैकेजेस, इतना पैसा, इतना सब कुछ। देखिए अब पाकिस्तान टीम एंड कादिर इज राइट कि यार अब वी डोंट डिजर्व, यार छोड़ो ये टीम वापस। लेकिन अब क्या होगा, क्या रमीज राजा इज पावरफुल इनफ कि वो एटलीस्ट पाकिस्तान की T20 टीम में एक रीसेट का बटन दबाए कि यार T20 वर्ल्ड कप में हम शायद अपने एपिक्स पे पहुंच गए थे, क्या अब हम वन कोच को चेंज करना,
क्या मिकी को दोबारा ला सकते हैं या कोई और गोरा कोच। हम लाला से, हम जिस एनालिस्ट से बात करते हैं, जिस बंदे से बात करते हैं, कहते हैं गोरा कोच लाओ, पाकिस्तानी नहीं हैंडल, ये सिर्फ जो है ना ये इस पे चल रहे होते हैं, इश्यूज के ऊपर चल रहे हैं कि यार मैं मीडिया कैसे रिस्पॉन्ड कर, गोरे को इस चीज़ों की कंसर्न नहीं होती कि मीडिया क्या करेगा। तो उसके अलावा क्या कप्तान चेंज करना है, क्या रिजवान को मिडिल ऑर्डर पे लाके क्या खिलाना है, क्या हम ये डिसीजन, अभी आपके अंडर 19 में इतने अच्छे प्लेयर्स हैं जिनको आप अभी ग्रूम कर सकते हैं, क्या आप अबरार एक बंदा है जो कि खेला नहीं जा रहा कायदे-आज़म ट्रॉफी में, और वो उसकी जरूरत थी इसकी विकेट पे, लेकिन देखें जो हो गया सो हो गया। वी आर इन द मिडिल ऑफ द वर्ल्ड कप, अभी तो कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन भट्टी साहब का बहुत शुक्रिया, आदिल भाई आप स्टूडियो से आपका बहुत शुक्रिया, वर्ल्ड कप के बीच में हैं, और कादिर आपका भी बहुत शुक्रिया। आई होप कि आप अपना ऑस्ट्रेलिया में जितना भी हमारा स्टे है पाकिस्तानी टीम का, हाँ जितना भी हमारा पाकिस्तानी टीम का स्टे है उसको आप एंजॉय करके आएंगे। तो अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे। तो क्रिकेट का तो हाल बुरा हमारा हो ही गया है, लेकिन हॉकी, अजलान शाह हमारी टीम जा रही फाइनली, लेकिन इस जाने के पीछे क्या कहानी है, कप्तान भुट्टा हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो पाकिस्तानी हॉकी टीम को अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का परवाना मिल गया। कौमी टीम हॉकी कप के लिए मलेशिया रवाना होगी आज। इस वक्त टीम के कैप्टन उमर भुट्टा हमारे साथ मौजूद हैं, हमसे बात करते हैं। उमर भाई अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं पहले से आपको बेस्ट ऑफ लक विश कर दूं। अजलान शाह हम खेलने जा रहे हैं मेरे ख्याल से 9 साल बाद। इसी तरह ही बीच में कुछ हम पार्टिसिपेशन के लिए नहीं इनवाइट थे, उसके बाद थोड़ा सा कोविड आ गया तो प्रॉब्लम था, लेकिन फाइनली अब हम अजलान जा रहे हैं। टीम का मोराल कैसा है, क्या सोच रहे हैं, जज्बा कैसा है? बिल्कुल, टीम तो जाहिर बात है, पाकिस्तान को आप जब रिप्रेजेंट करते हैं तो प्लेयर्स बहुत ज़्यादा जज्बे में होते हैं। और अब ऐसा है कि कुछ प्लेयर्स हमने काफ़ी नए इंक्लूड किए हैं, उनको जो चांसेस है और पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ाया। कुछ जो प्लेयर्स हैं हमारे जो है वो इंग्लैंड में कुछ लीग में मसरूफ़ थे, तो नए प्लेयर्स को चांस दिया। होपफुली दे पाकिस्तान के लिए वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि पिछले दिनों कुछ मुश्किलात का भी शिकार रही टीम, फिर मेरे ख्याल से अम्माद बाट और इनका भी एक मसला आया, उसके बाद फिर आपका कराची में कैंप लगा। तो उन सेटबैक से कैसे आप लोग रिकवर कर रहे हैं और कैसे फिर नए प्लेयर्स को जो अपने साथ तैयार करा रहे हैं? असल में ऐसे होता है कि जब आप ट्रेनिंग कैंप लगता है तो उसके साथ आपके पास स्क्वाड होता है 30-25 का स्क्वाड्स होता है, जिसमें से आप 18 सेलेक्ट करते हैं। और जब भी कैंप लगता है इसी तरह 30-25 के दरमियान होते हैं, तो उसमें ये होता है कि उसमें से 18 किए जाते हैं। जब 18 उसमें से किए जाते हैं तो उसमें 8 या 9 प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो स्क्वाड्स के साथ होते हैं। तो फिर जब बाज़ ऐसे भी होता है, कुछ जो कंट्रीज़ हैं वो ये करते हैं कि जो टूर्नामेंट जो अहमियत, मतलब इस इन केस FIH के जैसे कि क्वालिफिकेशन हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, वहाँ तो वो अपना फुल स्क्वाड देते हैं। और कुछ ऐसे टूर्नामेंट होते हैं जहाँ पे आप ट्राई आउट कर सकते हैं, जिसका इतना कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होता, तो वहाँ पे आप जो आपके स्क्वाड्स के रिमेनिंग प्लेयर्स हैं उनको ऐड ऑन करते हैं और उनको एक्सपीरियंस देते हैं। तो उसमें से ये होता है कि कुछ जो प्लेयर्स हैं वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं और नेक्स्ट जो आपके जो मेन इवेंट्स में वो पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित होते हैं। अच्छा, अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के लिए जा रहे हैं आप लोग, यकीनी तौर पर हम सबकी दुआएं कि आप लोग जीत कर आएँ। और जिस तरह से आप बता भी रहे हैं कुछ नए खिलाड़ियों को भी शामिल किया है, वो कितने पुरज़म हैं, उनकी तैयारी कैसी है? मैं समझता हूँ कि कुछ तकरीबन 9 to 8 प्लेयर्स जो हैं वो बिल्कुल न्यू हैं, डेब्यू कर रहे हैं। मीन्स के डेब्यू का मतलब ये कि वो पहला इंटरनेशनल कैप लेंगे अजलान शाह के अंदर। ज़ाहिरी बात है ग्रीन कोट पहनना तो बहुत एजाज़ की बात है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और उनकी जो एनर्जी लेवल है बहुत हाई है कि वो अच्छा परफॉर्म करें पाकिस्तान के लिए और अपने आप को स्क्वाड के अंदर रखें टीम के लिए। अच्छा, सिगफ्रीड एकमैन डच जो हमारे हेड कोच हैं, कैसा रहता है उमर भाई? हमारे इससे पहले भी एटकिंस जो हैं वो कोच रहे, फॉरेन कोचेस भी रहे हमारे, और हमारे जो पुराने नेशनल कोचेस थे वो भी रहे। एकमैन के साथ अब तक कैसा आपका रहा है एक्सपीरियंस और क्या डिफरेंस होता है फॉरेन में और लोकल में? कोच के साथ ये डच कोच है और अराउंड 1 ईयर कंप्लीट होने वाला है इनको हमारे साथ, जिसमें से हमने जो है वो जो ऑफिशियली जो टूर्नामेंट्स हैं वो अराउंड 2 टूर्नामेंट्स खेले हैं, 2 टूर्नामेंट जिसमें एक एशिया कप था और उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स थी। और मैं समझता हूँ कि बेहतर रहा है कॉमनवेल्थ इस नज़रिए से भी बेहतर रहा है क्योंकि हमने जो लास्ट गेम है वो कनाडा को विन किया था और कनाडा की रैंकिंग जो है वो उस वक्त
12 रैंकिंग थी, जब हमने उनको बीट किया वो नीचे है और हम बहुत क्लोज आ चुके हैं रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए। इसमें थोड़ा सा ये है कि रैंकिंग हमारी मैच टू मैच वेरी करती है कि जितने ज़्यादा आप मैचेस खेलेंगे आप पॉइंट गेन करेंगे और आपकी रैंकिंग इम्प्रूव होगी। अनफॉर्चुनेटली 2018 वर्ल्ड कप हुआ था हमारा जो भुवनेश्वर में, उसके बाद जो है उसमें हमें एक टूर्नामेंट था बड़ा प्रो लीग जिससे हमें विड्रॉ करना पड़ा था। जब हमने उससे विड्रॉ किया तो हम 12 से 18 पे आ गए डायरेक्टली। सिर्फ उसमें रीज़न सिर्फ यही था कि हम खेल नहीं पाए, कोई प्रॉब्लम्स आई डोंट नो क्या था। अच्छा, और इसके अलावा ये भी आपसे जानना चाहेंगे इस टूर्नामेंट में कितनी टीमें जो है वो शिरकत कर रही हैं और आप लोगों को क्या लगता है जो आप लोग की तैयारी है कौन सी टीम जो है वो टफेस्ट हो सकती है? इस टूर्नामेंट में जो इंक्लूडिंग पाकिस्तान 6 टीम्स हैं, कोरिया, जापान, मलेशिया, पाकिस्तान, इजिप्ट और साउथ अफ्रीका। और ये 6 टीमें हैं और अगर उनको ऑन पेपर और रैंकिंग में देखा जाए तो ये सारी टीमें सिर्फ इजिप्ट के अलावा बाकी टीमें हमारे से रैंकिंग में ऊपर हैं। लेकिन मैं इसको इंटरनेशनल हॉकी अब उस तरीके की नहीं है, वो रैंकिंग और इस चीज़ को आप नहीं मैटर कर सकते। वो आपका दिन है, आपका प्लान है, आप किस तरीके से खेलते हैं, तो वो आपका काउंट करता है। और होपफुली जो हमारी हॉकी है वो बेसिकली हमारे प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, मतलब मैं इंडिविजुअली प्लेयर्स और जिसे स्किल वाइज हैं वो अभी भी हमारे प्लेयर काफ़ी अच्छे हैं और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान बेस्ट परफॉर्म करेगा। अच्छा भुट्टा भाई, पहला मैच साउथ अफ्रीका से जी बिल्कुल, साउथ अफ्रीका में एक हमेशा से सवाल रहता है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, आप हॉकी ले लें, स्क्वॉश ले लें, बाकी कोई भी डिसिप्लिन है स्पोर्ट्स का, हम रॉ टैलेंट जो है हमारा बड़ा ज़बरदस्त और तगड़ा आता है। और फिर होता यह है कि आप क्रिकेट में वसीम अकरम की, शोएब अख्तर की मिसाल ले लें कि जो रॉ टैलेंट था, स्क्वॉश में वी ऑल नो द लेजेंडरी जहांगीर भाई, उनका मिसाल ले लें रॉ टैलेंट। हॉकी में हमारे पास बेशबहा रॉ टैलेंट। जब मैं बात करता हूँ स्ट्रोक की तो उसमें एक नाम हमारे जहन में आता है, द माइटी सोहेल अब्बास। ठीक है, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि हम क्यों वो दोबारा नहीं बना सके उस तरह के प्लेयर। क्या वाकई बस सिर्फ रॉ टैलेंट का हम वेट करते रहें, या फिर बाकी दुनिया को जब हम देखते हैं तो वो किस तरीके से अपने प्लेयर्स को ग्रूम करती है, उनके साथ काम करती है, ऑफ डेज़ में उनको कैसे लेके चलती है, ऑन डेज़ में कैसे लेके चलती है, क्या एक्सपीरियंस है आपका इस हवाले से? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमने हमारा जो सिस्टम है हमने उसको बेहतर नहीं किया। टू बी ऑनेस्ट की जो सिस्टम था, जो रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल हॉकी की, स्पोर्ट्स जो जब से आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्स का जो पार्टिसिपेशन बढ़ी है, टूर्नामेंट बढ़े हैं, तो उनका जो लेवल ऑफ प्लेइंग है वो बढ़ा है, वो इम्प्रूव हुआ है, उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की। और ये ऐसा है कि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स में क्या है, जो एथलीट है वो पूरा साल के लिए एथलीट है। वो आप ये नहीं है कि आप जिस वक्त टूर्नामेंट है उससे आप 5 दिन, हफ्ता दिन या 10 दिन आप जो है वो कैंप लगाएं और चले जाएं, ऐसा नहीं है। असल में क्या है कि जब आप इंटरनेशनल हॉकी पे गए हैं तो वहाँ पर आपको एक ड्रॉप्स का भी ख्याल करना पड़ता है। अगर आप एक ड्रॉप या 1 इंच का नहीं ख्याल करते तो अगली टीम आपको पनिश कर देती है, मीन्स इन गोल केस में। अब आपको मैं इस टाइम जो मिसाल दूँ, बेल्जियम वर्ल्ड चैम्पियन, ओलंपिक चैम्पियन, वो नोवेयर थे। आपने कभी नाम नहीं सुना होगा, आई थिंक सो। ठीक है, तो उनको राउंड, फिर उसके बाद चले वो तो चलो ठीक है, हमसाया मुल्क हमारा इंडिया आप ले लें उसको, 2008 बीजिंग ओलंपिक्स, इंडिया उसमें क्वालिफाई ही नहीं किया था, पाकिस्तान वो खेला। 2012 ओलंपिक्स, पाकिस्तान वहाँ पे पार्टिसिपेशन, पाकिस्तान 12 टीमों में 7वें नंबर पे आया, इंडिया 12वें नंबर पे आया। और आप देखें 2012 ओलंपिक्स, 16 ओलंपिक्स और टोक्यो ओलंपिक्स, और अब उन्होंने 40 ईयर्स के बाद ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो इन केस कहने का मकसद ये है कि ड्रॉप अप ज़रूरत है, लेकिन जो टीम बिल्ड है वो आपको टाइम लगता है, कम से कम 2-3 साल एक ही सेटअप पे। और फैसिलिटीज़ में मैं क्या चाहता हूँ कि अगर एक छोटी सी भी चीज़ है उसको भी बड़ी अहमियत का हामिल करते हैं। वो तो एक प्रोसीजर है, रॉ मटेरियल आया, फैक्ट्री में आता है तो फैक्ट्री की उसकी पैकिंग, फैक्ट्री उसको ग्रूम करती है और किस तरीके से आगे प्रोडक्ट को लेके जाती है। जब प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो फिर पता लगता है कि ये जब रॉ मटेरियल, अब कोई भी चीज़ आती है कि वो ऐसे रॉ मटेरियल तो नहीं, जैसे पेट्रोल है उसमें से आप कई चीज़ें निकाल उसके बाद आपका हाई ऑक्टेन है, उसमें कई चीज़ें। तो इसी तरह प्लेयर्स की है कि जब आप प्लेयर आता है तो उसको ग्रूम और उस लेवल के मुताबिक उसके अंदर खूबियाँ पैदा करके और उससे बेहतर रिजल्ट लिया जाए। तो फिर और एक लॉन्ग प्रोसीजर। कमियां कहाँ पर हो रही हैं? जिस तरह सिस्टम को इम्प्रूवमेंट की आप बात करें कि सिस्टम को इम्प्रूव होना चाहिए, जिद्दत आनी चाहिए, क्या वो जिद्दत आई है? मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम प्लेयर्स की जो ट्रेनिंग है, फैसिलिटीज़ हैं, उसको वो इम्प्रूव करें। फेडरेशन जो इम्प्रूव कर रही है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन उसमें यह है कि वो जो एक मैंने कहा ना कि पूरा साल, 2 साल, 3 साल प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर है और स्टेप बाय स्टेप उसको आप अचीव कर सकते हैं। अगर आप कहें कि मैजिक हो जाए
आप आए हैं और मैजिक करें और आप टॉप ऑफ द लाइन आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो बेल्जियम में आपने कभी नाम ही नहीं सुना होगा, 84, 94, 12 महीने इंपॉर्टेंस देनी होगी। एक 12 महीने की मैंने बात नहीं, 2-3 साल कम से कम। बेल्जियम मैजिक यानी मैजिशियन होता है वो, आप उसे करें वो कुछ भी कर देगा। भुट्टा भाई आप बेल्जियम का नाम ले रहे हैं, बेल्जियम, साउथ अफ्रीका जी, अर्जेंटीना, ये नहीं सुने थे हमने नाम, साफ सी बात है। जब हॉकी की बात हो रही है तो पावर हाउस या तो एशिया था या ज़्यादा से ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड्स, ठीक है। हमने ओलंपिक्स हो, वर्ल्ड कप हो, इन सारी टीम्स को हम हरा चुके हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि हमारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, भाई कैपेबिलिटी भी है, मेंटल स्ट्रेंथ भी है, सारी चीज़ें। अच्छा, अब अजलान से हमारी क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि हमने देखा कि हमें वो दिन भी याद है जब हम पोडियम पे आ रहे हैं, हमें अब ये भी दिन याद है, और हमें इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, हमारे लिए हॉकी के हालात अच्छे नहीं हैं, गिवन द फैक्ट कि ये कोई और नहीं, ये मेरा कौमी खेल है। बिल्कुल। तो मुझे बताइए, कौमी खेल को ट्रीट भी इसी तरह होना चाहिए, गवर्नमेंट को जो है वो उसको इस तरह ट्रीट करना चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जहाँ तक पाकिस्तान हॉकी ने, तो पाकिस्तान हॉकी ने जितना पाकिस्तान का नाम रोशन किया, 3 वर्ल्ड कप है पाकिस्तान के पास, आई थिंक सो अभी तक कोई नेशन नहीं है जो वर्ल्ड कप जीती। और इस पर फिर कोई बात नहीं करता। जी बिल्कुल, जाहिर बात है, कंट्रीब्यूशन है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि ये जो वो चीज़ें हैं कि जिससे जो है वो फ़र्क पड़ता है। बाज़ औक़ात ये भी होता है, प्लेयर्स भी थोड़ा सा सोचते हैं यार हम भी तो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान हॉकी को, और फिर सच जब आप कहते हैं कि नेशनल टीम है, नेशनल गेम है, तो हमें उस तरह का ट्रीट भी करना चाहिए। फिर वहाँ पे कभी एक जोक पे भी होता है कि नेशनल चीज़ जिसके साथ नेशनल लगा वो कुछ सही नहीं चल रही हमारे मुल्क में ना, जिस चीज़ के साथ नेशनल लगा दे तो वो चीज़ सही नहीं चल रही होती, प्राइवेट सेक्टर थोड़ा बेहतर जा रहा होता है। लेकिन मैं फिर वही कहूँ, अजलान शाह है, टूर्नामेंट है, एज सच कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, यानी किसी तरह आप उसको रेट नहीं कर सकते कि भी आपने क्वालिफिकेशन। हाँ, इस ज़रूर है कि वो रैंकिंग टूर्नामेंट है, अगर आप उसको जीतते हैं तो वो आप की रैंकिंग इंप्रूव कर सकता है, आप पॉइंट ले सकते हैं, तो वो उस लिए अहमियत का हामिल है। और मेरे नज़दीक अगर हमारे जो प्लेयर्स नहीं हैं, अगर वो होते तो मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते थे। और क्योंकि काफ़ी देर से चल रहे थे, 1 साल से स्कॉट चल रहा था, उसमें हम जब एशियन चैम्पियन ट्रॉफी के जो स्टार्टअप हुआ हमारा बेहतर रहा, एज पे पॉइंट पे रह जाते थे, तो उसके बाद हमने बीच में यूरोप टूर किया, एशिया कप किया। एशिया कप हमारे नज़दीक टेक्निकली तरीके से बहुत अच्छा रहा, फिर रिज़ल्ट नहीं ले सके लेकिन बहुत अच्छा रहा। उसके बाद जब कॉमनवेल्थ गए तो एट लास्ट हम मैचों को फिनिश करना शुरू की, और कॉमनवेल्थ का जो हमारा जो फिनिश है वो हमारा बेहतर हुआ। तो मैं समझता हूँ कि वो जो 1 साल का प्रोसीजर था उसमें बेहतरी आना शुरू हो गई थी, और जैसे कहते हैं कि अब वो स्पार्क और चीज़ें ये था कि हम अपनी तरफ खींचना शुरू कर रहे थे। तो हाँ जी, ये है कि अजलान शाह में बेहतर की परफॉर्मेंस की उम्मीद रखते हैं, और ये है कि हम पॉइंट्स गेन करेंगे, और जब हम पॉइंट्स गेन करेंगे तो हमारी रैंकिंग इंप्रूव होगी, और रैंकिंग इंप्रूव होगी उसका हमारा फ़ायदा होगा एशियन गेम्स में, क्वालिफिकेशन फॉर द ओलंपिक्स। ठीक है। और भाई आपको, टीम ग्रीन को बहुत ज़्यादा हम विश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी कप्तानी के अंदर हम टर्न अराउंड चीज़ें कर सकें। बेस्ट ऑफ लक आपको। तो जी, अजलान शाह टूर्नामेंट शुरू होने लगा है और पाकिस्तान टीम इसमें कम्पीट करने जा रही है। 1 नवंबर पहला मैच है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, तो ऑल द बेस्ट। आगे हम बढ़े, हम बिल्कुल मजीद टॉपिक्स पर भी बात करेंगे। अभी एक अहम खबर आ रही है, वो शामिल कर लेते हैं कि एंटी करप्शन पंजाब ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी पर यू टर्न ले लिया है। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन को डांट पिला दी है। जज ने कहा कि आपके नोटिस पर कार्रवाई करता तो पता चलता कि आप कैसे डीजी रह सकते हैं। अदालत ने वारंट मनसूखी के खिलाफ दरख्वास्त भी निपटा दी है। तो आपको इस मुतालिक हम आगाह कर रहे हैं। आपको ये बताते चलें कि एंटी करप्शन पंजाब ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी पर यू टर्न ले लिया है, और ये भी बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन को डांट भी भिलाई है। तो इस समाअत के हवाले से हम आपको बता रहे हैं, जज ने कहा कि आपके नोटिस पर कार्रवाई करता हूं तो पता चलता है कि आप कैसे डीजी रह सकते हैं, और ऐसे में वारंट गिरफ्तारी की दरख्वास्त भी निपटा दी है। एंटी करप्शन पंजाब ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी पर यू टर्न ले लिया। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन को डांट पिला दी। अब ज़रा थोड़ी स्वाद की बात करें। इस मौसम में बड़ा हसीन हो जाता है, बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फ़बारी होती है, लेकिन अब हुआ ये है कि मौसम इससे बहुत सर्द हुआ है। सैलाब आया था 2 महीने पहले, और जो तहसील मट्टा है उसके मुतासरीन की बेसरो समानी की आलम में ज़िंदगी जो है हम आपको दिखा भी रहे हैं। समा के नुमाइंदे शहाबुद्दीन जो है हमें इन मुतासरीन से मिलवा रहे हैं।
इस वक्त हम तहसील मटक के इलाके मांडल डांग में मौजूद है। ये विलेज कौंसल रुडिंगार का गांव है और अगर कैमरामैन फरजंद अली आपको दिखा सके तो यहाँ पर जो हमें पत्थर नज़र आ रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर या हमें खंडरात नज़र आ रहे हैं। 26 अगस्त 2022 को जो सैलाब आया था उस सैलाब ने यहाँ पर बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी। यहाँ पे मकानात थे, यहाँ पे दुकानें थी, बाज़ार थे, लेकिन अब या तो हमें तबाही नज़र आ रही है या हमें बड़े बड़े पत्थर नज़र आ रही है। पूरे 2 महीने का अरसा बीत गया है। यहाँ पे हुकूमत की जानिब से क्या इक़दाम किए गए हैं? हमारे साथ इस इलाके के एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। आपका नाम? अमीर सलम खान जी। अमीर सलम खान, बताएगा कि आपके यहाँ पे आपके ख़ानदान के कितने मकानात थे, कितनी बड़ी तबाही हुई है और क्या हुकूमत की जानिब से कोई मदद की गई है? बड़ी तबाही हुई है, हुकूमत की जानिब से कोई इमदाद हमको नहीं मिला है। ये हमारी घर है, ये हमारा घर है, ये सामने नज़र आ रहा है। ये आप सामने हमारा बड़ा भाई है, रशीद नाम है उसका। ये पूरा कॉलोनी थे, इसका 5 बेटे इसमें रहते थे। उसके मकानात और सब मकान सैलाब ने लहू किया है, वो गिर गया है। तकरीबन 96 घर तबाह हुए हैं मुकम्मल, सिर्फ इंसान बचे हुए हैं और सारे घर मुकम्मल तबाह हुए और हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया है आवाम के साथ। वो सूबाई हुकूमत है, विफाक हुकूमत है, अमीर मुकाम भी आ गया इधर इस जगह पे दौरा किया, लेकिन इसने ऐलान किया लेकिन कुछ भी नहीं दिया है इन लोगों को। तो उनका मुतालिबा है कि सर्दी आ रही है, उनकी आबादकारी के लिए फौरी तौर पर इक़दाम किए जाए ताकि उनकी ज़िंदगी आसान हो सके। भी एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार जब हाजिर होंगे तो आपकी मुलाकात कराएंगे डॉक्टर बर्गर से। ये कौन है, ब्रेक के बाद जानिए। बैक तो अब हमारे साथ मौजूद हैं कराची की ऐसी खातून जिन्होंने MBBS किया, डॉक्टर बनकर इलाज करने के बजाय उन्होंने लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन अब वो कारोबार भी कर रही हैं। सादिया अहमद ने बर्गर की शॉप खोल ली है और मैम सादिया हमारे साथ मौजूद है और हमने इनसे पूछ लिया है कि ये कहाँ पे कर रही हैं और आसपास ही कर रही हैं हमारे घरों के। तो पहली बात तो हम वहाँ जा रहे हैं और दूसरी बात सादिया अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो इट्स अ प्लेजर। तो ज़रा बताइए कि मैं तो आपसे बाद में पूछूंगा कि क्या है मामलात और कैसे, बट डॉक्टर और डॉक्टरी का करने के बाद यहाँ पे ये क्या जर्नी है, ये बताइए। एक्चुअली डॉक्टर इज़ अ लॉन्ग टाइम बैक स्टोरी कहूँ। अब तो मैं स्टोरी ही इसलिए कहूँगी कि काफ़ी टाइम हो गया। लाइक वंस आई गॉट मैरिड तो उसके बाद कुछ हालात ऐसे हो गए थे कि आई हैड टू लीव दैट प्रोफेशन और कुछ जिम्मेदारियाँ इस तरह की आ गई थी कि वो ख़त्म करना पड़ा। सो दैट्स अ लॉन्ग वे बैक, दैट इज़ पास्ट। तो आई डोंट रिग्रेट ऑन इट नाउ बिकॉज उसके बाद फिर ये कि मैंने अपना जो इतना पढ़ा था वो वेस्ट नहीं किया और मैं समझती हूँ कि किसी को करना भी नहीं चाहिए। सो आई जॉइंड टीचिंग। बच्चे छोटे थे, दैट वाज कंफर्टेबल कि उनके टाइमिंग्स के साथ मेरा भी जो है वो ऑफ हो जाता था। और बस उसके बाद फिर 26 इयर्स मैंने टीचिंग करी और अभी रिसेंटली जून में मैंने जो है वो रिज़ाइन किया इस उससे कि माशाल्लाह बड़ा बेटा मेरा मैकेनिकल इंजीनियर है, GIK से पढ़ा हुआ। दैट्स ग्रेट। और सारा फोकस मेरा यही था कि जो बच्चे मेरे हैं वो आला से आला तालीम हासिल करें। दैट वाज माय एम एक्चुअली, और जिसके लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया और अल्लाह का शुक्र है आई गॉट द रिजल्ट माशाल्लाह से। ही इज़ वर्किंग एज अ डेटा साइंटिस्ट। तो ही सेड कि मम्मा बस अब हो गया, आप जॉब लीव कर देना, आई एम गोइंग टू लुक आफ्टर द हाउस। ठीक है। सो इस तरफ कैसे ध्यान आया? हाँ, बस आइडिया किधर से आया? फास्ट फूड में बच्चों की शौकीन में, मतलब बच्चे मेरे बहुत शौकीन थे फास्ट फूड के, तो घर में मैं मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ चीज़ें बनाती रहती थी, नई नई रेसिपीज़ ट्राई करती रहती थी। तो बस लेकिन फिर मतलब जो मेरा नेचर है कि आई कैन नॉट सिट। अच्छा मैम, मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो इस वक्त पुलिस अकेडमी पहुँचे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ नेशनल पुलिस अकेडमी पहुँचे हैं।
नीचे फक करेंगे, नीचे फक। परेड कमांडर अब परेड को मुआयने के लिए पेश करेंगे और मेहमान खसूसी से परेड के मुआयने की दरख्वास्त करेंगे। कमांडेंट नेशनल पुलिस एकेडमी के हमरा पासिंग आउट परेड के मुआयने के लिए रवाना हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं नेशनल पुलिस एकेडमी में, और 48वीं बैच की पासिंग आउट परेड जो है वो इस वक्त हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म यहाँ पहुँचे, उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है और इस्लामाबाद में मौजूद हैं पासिंग आउट परेड की तकरीब में। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ नेशनल पुलिस एकेडमी में मौजूद है। 48वें बैच की पासिंग आउट परेड की तकरीब जो है इस वक्त रूनुमा हो रही है। 48वें खसूसी तरबियती प्रोग्राम की ASP साहिबान और CTF के जवानों पर मुश्तमिल है। ASP माजदा हालेपोटो की ज़ेरे क़यादत है। ASP मोहम्मद नोमान जफर की ज़ेरे सरबराही है। ASP शाहरुख खान की ज़ेरे निगरानी है। 5वें दस्ते की क़यादत ASP मोहम्मद शरीफ कर रहे हैं। 6ठा दस्ता ASP मारिद जलील की ज़ेरे क़यादत है। उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की नेशनल पुलिस एकेडमी आमद हुई है और ऐसे में इस वक्त वो परेड का मुआयना कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया है। तो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान की 48वीं SDP बैच की पासिंग आउट ये परेड, और वज़ीर-ए-आज़म इस पासिंग आउट परेड की तकरीब में शरीक हैं और इस वक्त परेड का मुआयना कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया और है। उनके हमरा AD ख्वाजा कमांडेंट नेशनल पुलिस एकेडमी भी मौजूद हैं और मेहमानों में भी रिनाउंड फेसेस को देख सकते हैं। 48वीं SDP बैच की पासिंग आउट परेड, और इसमें वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ शरीक हैं। उन्हें यहाँ गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, जिसके बाद सॉर्ट बेरर ने उनसे परेड मुआयने की इजाज़त ली और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को परेड का मुआयना कराया गया। 6 बैचेस पे मुश्तमिल और 48वीं पासिंग आउट परेड जो है उसकी तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ शरीक हैं।
कारी मोहम्मद तनवीर से दरख्वास्त करूँगा कि वो तिलावत कलाम पाक के लिए तशरीफ़ लाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नासि अन तहकुमू बिल अद्ल इन्नल्लाह निअम्मा यइज़ुकुम बिहि इन्नल्लाह कान समीअन बसीरा। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम अमानतें उनके हक़दारों के सपुर्द करो और जब तुम लोगों के दरमियान फ़ैसला करो तो इंसाफ के साथ करो। बेशक अल्लाह बड़ी ही अच्छी बात की नसीहत करता है। यकीनन अल्लाह की ज़ात हर बात को सुनने वाली और हर चीज़ को देखने वाली है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। अब मैं मोहतरम कमांडेंट नेशनल पुलिस एकेडमी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अलादीन ख्वाजा से दरख्वास्त करूँगा कि वो खुतबा इस्तकबालिया पेश करें। Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, Mia Muhammad Shehbaz Sharif, Honorable Federal Ministers, distinguished guests, foreign dignitaries, graduating officers, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. जनाब वज़ीर आज़म साहब, मेरे लिए ये बात इंतहाई इज़्ज़त और तकरीम का बायस है कि मैं 48वें बैच के पासिंग आउट परेड के मौके पर आपको और दीगर मेहमानान ग्रामियों को खुशामदीद कहूँ। यहाँ मैं खुसूसी ज़िक्र करना चाहता हूँ कि नेशनल पुलिस एकेडमी में 13 साल के बाद किसी वज़ीर आज़म की पासिंग आउट परेड पर आमद हुई है। आपकी आमद इस बात का सबूत है कि आप पुलिस के इदारे और खुसूसन पुलिस की तरबियत और तरक्की में खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं। सर, the graduating batch of ASP comprises of 24 officers, including 7 lady officers. The graduating class has completed 72 weeks of challenging police training. The training of young officers has been designed to be academically challenging and physically rigorous so as to prepare them for leading modern police forces in 21st century. This long training is not limited to the classrooms and parade ground, but they have been given thorough exposure of forensic science, cyber crime, public order duties, investigations and operations. Let me mention here, sir. तो ये तकरीब जो है इस वक्त जारी है, जिस वक्त वज़ीर आज़म आएंगे उस वक्त में हमको लेके जाएंगे। उससे पहले हमारे साथ मिसेस सादिया मौजूद थी।
मौजूद हैं कि जो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है। अच्छा मैम, ये बताइए कि अब ये पूरा जो है आपका होटल, छोटा सा रेस्टोरेंट, वो कितने लोग उसमें काम करते हैं, आप कितने घंटे काम करती हैं, कैसा रिस्पांस आ रहा है? रिस्पांस अच्छा है लोगों का और काफ़ी पसंद किया जाता है जो मेरे पास है वहाँ पे, बर्गर्स और सैंडविचेस वगैरह। लोग मेरे साथ होते हैं, 3 लोग होते हैं, एक जो मेरे साथ हेल्प करता है किचन में, एक क्लीनर है मेरा और एक डिलीवरी मैन रखा है मैंने। और टाइमिंग्स अगर आप कहें तो लाइक 4 o'clock हमारा ओपनिंग टाइम है, सर्विंग हम 5 से स्टार्ट करते हैं बिकॉज 1 hour आपकी प्रिपरेशन होती है और हर चीज़ चूँकि फ्रेश बनती है। हम मेरे मतलब सॉसेज हों चाहे वो, मैं पहले से प्रिजर्व नहीं रखती चीज़ें। मैं उसी दिन का जो सामान है वो उसी दिन बनेगा, आपको नेक्स्ट डे नहीं यूज़ करना है। तो इसका भी ऑब्वियसली ख्याल करना पड़ता है। अच्छा ठीक है, जब ये बिज़नेस आप स्टार्ट कर रही थी कुछ खौफ थे दिमाग में, दिल में? क्योंकि ऑब्वियसली जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो आपको जो है प्रॉफिट लॉस दोनों के लिए तैयार होना चाहिए और ऑब्वियसली कुछ टाइम तक आपको खुद ही मेहनत करनी होती है, खुद ही पैसे लगाने पड़ते हैं हर चीज़, क्योंकि प्रॉफिट एकदम से नहीं आता। वेरी ट्रू। तो इसके कोई खौफ था? और फिर आपके बच्चों ने आपको किस तरह से सपोर्ट किया? बच्चों ने मेरे, इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि बच्चों का ही जो था वो मतलब इसरार था कि मैं जो हूँ ये काम शुरू, मम्मा यू आर गुड इन कुकिंग सो व्हाई नॉट स्टार्ट दिस बिजनेस, आई मीन यू लव कुकिंग, यू हैव बीन मेकिंग थिंग्स फॉर अस, सो व्हाई नॉट। आई मीन एंड आई नेवर वांटेड टू सिट एट होम आफ्टर रिजाइनिंग फ्रॉम द जॉब, सो आई स्टार्टेड ऑफ विद दिस बिजनेस। और मैंने कहा चलो ठीक है बेटा, एज ए चैलेंज आई विल टेक इट एंड अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, it's going well, people are responding and because of the taste they are coming, because of the taste and quality they are getting, they are coming. मैम ऐसा भी होता है कि बाकी दुनिया तो अब उस नज़रिए से नहीं देखती मर्द और ख़ातून को अलग अलग, लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ होती है। बीइंग अ फीमेल ना एंटरप्रेन्योर, तो व्हाट वर द चैलेंजेस, क्या मसले मसाइल थे? Yes, I was discouraged by a lot of people, not my family, but there were others who discouraged कि how will you do it all alone? I said कि no, why not? Why not? I can. My family is with me, my children are with me, my husband is there standing behind me, so what am I to be afraid of? दुनिया तो कहती है, दुनिया तो कहती है, करने दें। वहाँ आपको मैं बताऊँ जो आसपास सराउंडिंग में है उन लोगों ने भी मुझे डिस्करेज किया, आप नहीं खोलें, लेकिन ये जगह सही नहीं है, ये कुछ यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता, इवन के द पुलिस मोबाइल्स, लाइक रात के 12 बजे आके खड़े होके कि आप अभी तक खातून अकेली हैं, बंद कर दें आप शॉप। वाह क्या ज़बरदस्त बात है। जिनको सिक्योरिटी देनी वो आके कह रहे हैं कि अरे भाई यहाँ सिक्योरिटी नहीं है, आप घर चले जाएं। कमाल है यार, ये तो अजीब बात। मैंने कहा नहीं भाई क्यों बंद कर दूँ मैंने कहा ये 3 लड़के मेरे साथ हैं एंड व्हाट आई हैव टू बी अफ्रेड ऑफ। मैं तो आराम से काम कर रही हूँ और मैं वहाँ पे होती हूँ रात के मतलब 1:30 से 2 बजे तक मैं वहाँ शॉप पे मौजूद होती हूँ मतलब, और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझती हूँ कि अगर आप अंदर से देखें कोई नहीं टाल सकता, आप अगर घर में भी बैठे हैं ना जो चीज़ होनी है फिर वो होनी है, ऐसा ही है। और वैसे भी फिर जो बातें करते हैं वो जब आपकी सक्सेस देखते हैं तो वो फिर खुद आपके पीछे आते हैं, इवन आपको अप्रिशिएट करते हैं और आपका बर्गर खाते हैं। एग्जैक्टली। तो कोई ख़ास रेसिपी है सॉस की, कुछ अलग डिफरेंट बनाती है, कोई सीक्रेट रेसिपी तो होगी? बिल्कुल है डेफिनेटली, व्हिच आई विल नॉट बी डिस्क्लोजिंग राइट नाउ ऑब्वियसली। फिर हम आके ही ट्राई करेंगे। अच्छा मैम, अब हमारे यहाँ चले, हमने ये एंटरप्रेन्योरशिप की तो बात की है, जो हमारी एक कस्टमरशिप होती है, हमारे जो लोग होते हैं ना वो भी बड़े डिफरेंट से हैं। अब वो बाकी बाहर दुनिया में जाएंगे ना वो चुपचाप बैठ के जी ओ थैंक यू सो मच, हमारे यहाँ उनके नखरे बढ़ जाते हैं, ये क्या कर दिया, ऐसे क्या कर दिया, ये क्या एटीट्यूड होता है हमारे कस्टमर्स का? बिल्कुल होता है, लेकिन अभी तक मैंने ऐसा कुछ फेस नहीं किया। द रिस्पेक्ट आई एम गेटिंग, आई एम ऑल्सो सरप्राइज कि यहाँ पे इस तरह के भी लोग हैं जो कि हम अपनी ज़िंदगी में मतलब एक उम्र गुजार दी, 56 ईयर्स की हूँ मैं, और एक टाइम गुजरा मुझे हर तरह के लोगों को देखते हुए। और चूँकि आप एजुकेशन की फील्ड से होते हैं तो फिर आपके सामने तो बहुत तरह की वैरायटी आती है राइट। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है जी कि अभी तक कुछ ऐसा मैंने फेस किया नहीं है, कुछ ऐसा फेस आपने नहीं किया, एक अच्छा रिस्पांस आपको मिला। बिल्कुल, और हमारी दुआएं भी आपके साथ है कि ये सक्सेस जो है वो ऊपर जाती जाए। तो जनाब मज़ीद भी टॉपिक्स हैं उस पर बात करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक लेंगे।